वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी PCS 2024 के लिए हिंदी के एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले कई प्रैक्टिस सेट हल कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। प्रश्न संख्या 181 यहाँ पर दिया है, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति, यहाँ पर रिक्त स्थान है, इसकी पूर्ति करनी है। विकल्पों में से एक शब्द यहाँ पर आएगा, पाई जाती। तो देखिए, जो महान व्यक्ति होते हैं वो भौतिक वस्तुओं के प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं देखते, एकदम उनसे निर्लिप्त रहते। निर्लिप्त मतलब उसमें समाहित न होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्लिप्तता। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 182 यहाँ पर प्रश्न दिया है, खर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। तो देखिए, खर मतलब गधा होता है, खर मतलब तिनका भी होता है, खर पतवार कहा जाता है, और एक राक्षस का नाम था खर, ये भी बिल्कुल सही है। तो खर शब्द का अर्थ जो नहीं होगा ये होगा बाण। बाण खर का अर्थ नहीं होता है। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 183 कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। तो कवि का जो स्त्रीलिंग है वो होता है कव इत्री। तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा। तो जो विकल्प इस प्रकार लिखा गया वो बिल्कुल सही बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, कवित्री नहीं है, कवियत्री भी नहीं है, और कव इत्री ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प डी भी नहीं होगा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 184 यहाँ पर एक मुहावरा दे रखा है, आंखों में गड़ना। मुहावरों का अर्थ क्या होगा? तो जो आंखों में गड़ना होता है, इस मुहावरे का अर्थ होता है, समझिए, आंखों में गड़ना मतलब अप्रिय होना, मतलब कोई भी चीज जो आपको पसंद नहीं है ना, तो गौर से देखना ये तो होगा नहीं। मन में खटकना ये भी नहीं होगा। वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना ये भी नहीं हो जाएगा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सहन न कर पाना, आंखों में गड़ना ये होता है। प्रश्न संख्या 185 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, उन्मूलन का विलोम है। तो जो उन्मूलन होता है, उन्मूलन का मतलब होता है किसी भी चीज को नष्ट कर देना, किसी भी चीज को उखाड़ देना। तो उन्मूलन का देखिए, अवमूल्यन मतलब होता है मूल्य घटाना, ये नहीं होगा। विश्लेषण भी नहीं होगा। संश्लेषण मतलब भी निर्माण करना होता है, और रोपण मतलब भी निर्माण करना है। लेकिन उन्मूलन का जो सही विलोम होगा होगा रोपण। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इन चार विकल्पों में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी वर्तनी एकदम शुद्ध है? तो अंत्याक्षरी, ये अंत्या नहीं अंताक्षरी होता है, ये गलत हो जाएगा। पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता है। ये कव इत्री होता है, अभी आपने जस्ट पहले देख रखा है। तो ये होता है तदोपरांत जो है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 187 इसमें दे रखा है, निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं। तो यहाँ पर ये प्रश्न 187 का जो भी सही उत्तर होगा ये आप कमेंट कीजिएगा। आपको ABCD करके करना है ना। इसमें कमेंट कीजिएगा कि कौन से उत्तर में या फिर कौन से विकल्प में कर्मधारय समास का प्रयोग नहीं किया गया। प्रश्न संख्या 188 पर क्या दिया हुआ है, वाग्जाल का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए, वाग्जाल की अगर हम लोग बात करेंगे तो वाग्जाल, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो इसका संधि विच्छेद बनेगा वाक और प्लस जाल। और ये संधि कौन सा है? तो ये व्यंजन संधि, ये भी आप याद रखिएगा। वाक जाल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा वाक जाल। देखिए, अगर यहाँ पर क के नीचे हलंत नहीं लगा रहेगा, अगर आप इसको टिक करेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ये गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो आपने स्वर संधि पढ़ा है तो ये स्वर संधि के क्षेत्र में चला जाएगा, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 189 में दिया है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है? मतलब सरिता का पर्यायवाची नहीं है। तो सरिता मतलब नदी होता है तटिनी, निम्ना, तरंगिनी, ये तीनों नदी के पर्यायवाची। जो त्रिपथगा है, त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। देव नदी, सुरसरी, भागीरथी, त्रिपथगा, गंगा, ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं। तो विकल्प बी यहाँ पर अलग हो जाएगा, ये इसका उत्तर बनेगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद है। तो रचना की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार का होता है, एक सकर्मक और दूसरा
अकर्मक। तो आपको याद रखना है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद है, सकर्मक और अकर्मक 2 होते हैं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 191 में यहाँ पर दे रखा है य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। तो य र ल व जो व्यंजन है ये अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। अगर व्यंजन की बात करेंगे तो क से लेकर म तक ये जो 25 व्यंजन होते हैं इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, याद रखिएगा, क से लेकर म तक। इसके बाद देखिए य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। स ख स ह ये उष्म व्यंजन होते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप बात करेंगे ड़ और ढ़, ठीक है, ढ़ और ढ़ ये द्विगुण व्यंजन होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 192। देखिए 192 से 195 के लिए आपको क्या दिया है, यहाँ पे निर्देश दिया है ना। आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और इस गद्यांश के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आपको उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग गद्यांश को देखते हैं, इसमें क्या दे रखे हैं। देखिए भाषा का प्रयोग 2 रूपों में किया जा सकता है। एक तो सामान्य जिससे लोक में व्यवहार होता है, मतलब बताया जा रहा है कि भाषा का प्रयोग कितने प्रकार से हो सकते हैं। और दूसरा साहित्य रचना के लिए, जिसमें प्रायः अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। देखिए भाषा 2 तरीके से यूज होता है। पहला तरीका है मतलब सामान्य तौर पे जिससे लोगों में बोलचाल किया जाता है, और दूसरा जिसमें साहित्यों की रचना की जाती है। साहित्यिक रचना के लिए प्रयुक्त भाषा लोक भाषा का कार्य करते हुए भी उससे भिन्न होती है, क्योंकि इसमें कवि की कल्पना भी काम करती है तथा उसे परिमार्जित रूप से प्रस्तुत करती है। विद्वानों का अनुमान है कि जब से संसार में साहित्य का सृजन आरंभ हुआ है तभी से अलंकारिक भाषा प्रयोग में लाई जा रही है। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद तथा आदि महाकाव्य रामायण इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है गद्यांश में। इन दोनों रचनाओं में अलंकृत भाषा के उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त होते हैं। संसार के समस्त कवियों तथा साहित्यकारों ने इसी प्रवृत्ति का अनुकरण किया है। वस्तुतः अलंकृत भाषा के अभाव में काव्य नहीं कहलाता। अगर आपने अलंकृत भाषा का प्रयोग नहीं किया है तो काव्य के जैसा नहीं होगा। इसी बात का समर्थन करते हुए कहा भी गया है कि अलंकार विहीन कविता विधवा के समान होती है। आचार्य भामह का भी कथन है कि जिस प्रकार किसी रमणी की सुंदरता अलंकारों के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी प्रकार साहित्य भी आभूषणों के बिना शोभा नहीं पाता। आचार्य दंडी ने अलंकारों को काव्य की शोभा विधायक धर्म माना है। आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने भी काव्य में अलंकार की महत्ता स्वीकारते हुए क्रमशः उन्हें सौंदर्य के उपकारक तथा शब्दार्थ के शोभातिशायी धर्म कहा है। तो देखिए यहाँ पर इस पूरे गद्यांश को पढ़ने पर आपको ये पता चला है कि जो काव्य है ना, काव्य में अगर अलंकारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो काव्य नहीं कहा जाएगा। मतलब काव्य का जो मूल गुण उसमें प्रकट होता है वो अलंकारों के माध्यम से होता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार के। प्रश्न संख्या 192 यहाँ पर दिया, लोक व्यवहार की भाषा होती है। देखिए जो लोक व्यवहार की भाषा होती है ना, समझिए लोक व्यवहार मतलब लोगों से बातचीत करना। तो अलंकार पूर्ण साहित्यिक भाषा ये नहीं होगा, संस्कृत निष्ठ लोक भाषा ये भी नहीं होगा, व्याकरण सम्मत लोक भाषा ये भी नहीं होगा, बोलचाल की सामान्य लोक भाषा। तो लोक व्यवहार की भाषा जो है बोलचाल की सामान्य भाषा है। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 193। इसमें दे रखा है संसार के अधिकांश कवियों ने जिस भाषा विषयक प्रवृत्ति का अनुकरण किया है वह प्रवृत्ति क्या है। मतलब संसार के ज्यादातर जो विद्वान है कवि वो क्या मानते हैं। देखिए लाक्षणिक एवं व्यंजना प्रधान भाषा का, ठीक है, ये नहीं किया है ना। इस पूरे गद्यांश में किसका जिक्र किया था, अलंकृत भाषा का प्रयोग। तो वो लोग किसका प्रयोग करते हैं, अलंकृत भाषा का। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया है, शब्दार्थ के शोभातिशायी धर्म अलंकार के समर्थक आचार्य हैं। तो देखिए ये इसमें आपने अभी अभी गद्यांश में पढ़ा था। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, रुकिए यहाँ पर दे रखा है कि देखिए आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने भी काव्य में अलंकार की महत्ता स्वीकारते हुए उन्हें सौंदर्य के उपकारक तथा शब्दार्थ के शोभातिशायी धर्म का है। तो देखिए मम्मट ने क्या कहा है कि उपकारक है और विश्वनाथ ने क्या कहा है शोभातिशायी है ना। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ, विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 195। 195 में यहाँ पर क्या दे रखा है कि साहित्यिक भाषा और लोक भाषा में एक प्रमुख अंतर यह है कि अब देखो ये आपको ये बताने की क्या है। देखिए सबसे पहले ये बताया गया जो साहित्यिक भाषा है ये परिमार्जित होती है और दूसरी अपरिमार्जित है ना। साहित्यिक भाषा अलौकिक होती है, दूसरी लौकिक होती है।
साहित्यिक भाषा धर्म ग्रंथों में प्रयुक्त होती है, दूसरी लोक कथाओं में। साहित्यिक भाषा आदर्शों पर आधारित होती है और दूसरी कल्पना के आधार पर। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गद्यांश में जिक्र किया गया था कि जो साहित्यिक भाषा है परिमार्जित होती है ना। अगर ये परिमार्जित है तो लोक भाषा क्या हो जाएगी, अपरिमार्जित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। देखिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर भी एक गद्यांश दिया है ना, 196 से लेकर के 199 के लिए, ठीक। तो इस गद्यांश को देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकालेगा है ना, इतने का निकालिए, ठीक। और रुके मैं इसको थोड़ा सा ना छोटा करता हूँ, ये ठीक है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप इस गद्यांश का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, ठीक है, ये आपने ले लिया होगा, ठीक। अब इसके बाद इसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए। देखिए प्रश्न संख्या 196 ये रहा, ठीक। इसके बाद 197 ये है, 198 यहाँ पर है, 199 ये है। तो ये इतने जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको कमेंट करना है, ठीक। तो इसका उत्तर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। इसको अगली क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको मैंने HW के तौर पर इसको दिया। इस प्रकार के क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेंगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इसी प्रकार लगातार तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। तो आप संपर्क कर लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नहीं इंस्टॉल किया तो प्ले स्टोर से जाके इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।